हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 ऑन जनरल साइंस, जो कि आपका रहेगा कंप्लीट JKSSB पैटर्न। इसमें हम टोटल 25 MCQ डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ठीक है, PYQs हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे एक मेजर ट्विस्ट ये रहेगा कि जितने भी ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन में हम उनको भी डिस्कस करेंगे और टोटल हमारे जो है 100 कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है कि सबसे कम एनर्जी या आप बोल सकते हो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है। ठीक है, ABCD में से मार्क कीजिए। सो राइट ऑप्शन इसका जो रहेगा वो रहेगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ही यहाँ पे ट्रिक भी बनाई हुई है ताकि आपको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े और आप पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाओ। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे हम देखेंगे। अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की है, और स्मॉलेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की है। ठीक है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, गामा रेज की है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे, जिसकी सबसे लंबी वेवलेंथ उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्रिक यहाँ पे है रिमेंबर मी आई लव योर XGF। ठीक है, रिमेंबर मी आई लव योर XGF, यहाँ पे ट्रिक भी मैंने लिख दी हुई है। ठीक है, रिमेंबर से रेडियो वेव्स, मी से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड रेज, लव से यहाँ पे विजिबल लाइट रखिएगा। ठीक है, एल से लाइट, एल से लव, योर से अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स से एक्स रेज, और GF से गामा रेज। ठीक है, अगर इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और अगर इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए। नंबर 2 इज इन एन इकोसिस्टम जू प्लैंकटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एक इकोसिस्टम में जू प्लैंकटन किसकी एग्जाम्पल होती है। ऑप्शन A B C D में से मार्क करिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा, देखो जू का मतलब क्या होता है। ठीक है, जू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। ठीक है, तो अब आप बताओ एनिमल्स क्या प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट कम्युनिटी होती है, नहीं होते हैं ना। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जू प्लैंकटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, जो कि दूसरे एनिमल्स पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो जू प्लैंकटन स्मॉल एनिमल्स होते हैं सी में, जो कि डिपेंड रहते हैं फाइटोप्लैंकटन पे। ठीक है, जो कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं सी में, उनको ये फीड करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स एंड ऑटोट्रॉप्स आर द सेम थिंग। ठीक है, प्लांट कम्युनिटी तो एज सच आपको पता ही है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन भी आपके डिस्कस हो गए। ठीक है, अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 और 4 8 होंगे। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, आपने बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की एग्जाम्पल क्या है। देखो एग्जॉस्टिबल क्या होता है, जो खत्म हो जाता है ना, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कि खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा रिसोर्स है जो कि खत्म नहीं होता है। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन सभी को पता ही होगा, आंसर यहाँ पे है बी, एयर। एयर को कितना भी यूज कर लो वो खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कोल को यूज करोगे तो एक समय पे वो खत्म हो ही जाएगा। मिनरल्स भी खत्म हो सकते हैं, नेचुरल गैस भी खत्म हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्यों डिस्कस करा रही हूँ, क्योंकि इसमें से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जामिनर हर एक चीज में से क्वेश्चन नहीं डालता है, वो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन डालता है ना। तो हम एग्जाम टारगेट स्टडी करेंगे और जो उन्होंने ऑप्शन पूछे हुए हैं हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक। तो अभी हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो आपको पता ही है कि मैग्नेट की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बीच में चार्ज है कोई,
ठीक है। तो इसकी क्या होगी यहाँ पे, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी ये, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब फॉर एग्जांपल कोई चार्ज है जो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, और अगर इसको, इस चार्ज को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है, अगर इस चार्ज को इस पर्टिकुलर चार्ज तक लेके जाना है, तो इस ये चार्ज कोई पर्टिकुलर कोई वर्क डन करेगा, ठीक है, कोई वर्क परफॉर्म करेगा, इसके द्वारा कोई वर्क परफॉर्म किया जाएगा, तो वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हम डेफिनेशन इसकी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड टू मूव ए यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा एक स्पेसिफिक पॉइंट हमारा एक चार्ज था, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और हमने देखा इन्फिनिटी में हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो वर्क डन इसको लगेगा इसके तक जाने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है वोल्ट। एग्जाम में पूछते हैं, आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑपोजिट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये मतलब इंडिकेट करता है कि कितना एक मटेरियल, क्या इंडिकेट करता है कि कितना एक मटेरियल एक करंट के फ्लो को अपोज कर सकता है। ठीक है, कितना एक मटेरियल, ठीक है, रेजिस्ट करता है, या आप बोल सकते हो कितना स्ट्रांगली वो रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओहम मीटर, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज बिटुमेन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ। बिटुमेन किसका बाय प्रोडक्ट है? ऑप्शन ए है वुड का, बी है कोक का, सी है पेट्रोलियम का, डी है नेचुरल गैस का। सो इसका करेक्ट ऑप्शन, आई होप आप सबने मार्क किया होगा, शाबाश, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। बिटुमेन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। बिटुमेन होता क्या है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि रोड्स पे स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, तो उसी को बिटुमेन बोलते हैं। वुड तो आपको पता ही है क्या होता है, कोक क्या होता है। अब कोक भी क्या होता है, एक फ्यूल होता है। ठीक है, फ्यूल होता है जो कि कोल से प्रिपेयर किया जाता है जब हम कोल को हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ O2 जब हम इसको हीट करते हैं तो कोक बनता है। नेचुरल गैस आप सबको पता ही है, ये फॉसिल फ्यूल होती है, ये भी एक तरह की, और इसमें जो प्रीडोमिनेंट गैस होती है, ठीक है, जो इसमें मैक्सिमम कंटेंट होता है वो मीथेन का रहता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What does the letter H in the ozone depleting gas HFC indicate? ठीक है, तो लेटर H आपने बताना है कि क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, सो पहले तो आपको पता चल गया कि ओजोन डिप्लीटिंग गैस कौन सी होती है, HFC, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और भी ओजोन डिप्लीटिंग गैस होती है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अब बात आती है हैलाइड की। ऑप्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, हैलाइड को पढ़ के आपको क्या याद आ रहा है, हैलोजन। ठीक है, सो बिल्कुल सही, हैलाइड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन होते हैं। ठीक है, जिनमें हैलोजन होते हैं। अब हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में अगर आपने देखा होगा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। जैसे कि हमारे हो गए, कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, हैलोजेंस है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ऑप्शन ए आपका। अब आती है होल्मियम की बात। ठीक है, होल्मियम क्या है, एक लेंथेनाइड है। ठीक है, लेंथेनाइड है, आपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ा होगा तो लेंथेनाइड है ये। ठीक है, आपके एग्जाम की क्वेश्चन है ये, उसकी ऑप्शन है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, होल्मियम एक लेंथेनाइड है, और इसका जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम के क्वेश्चन का ऑप्शन है ये, तो इसका सिंबल होता है HO। इतना सा याद रखोगे, एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हेजियम की बात आती है, हेजियम। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है HS। ठीक है, इतना सा याद रखो इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। So next question is question number 7. The force of attraction between two temporary dipoles is called. ठीक है, तो force of attraction जो दो temporary dipoles के बीच में exist करती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन A B C D में से लगाइए, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा,
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसको बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स, जो कि दो टेम्पररी डायपोल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ बनती है? ठीक है, एक तो हाइड्रोजन होता है और दूसरा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, जो हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब आती है बात डायपोल डायपोल फोर्स की। ठीक है, अब डायपोल डायपोल फोर्स दो डायपोल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, HCl की एग्जांपल लेते हैं। अब इनमें जो होता है, अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक मतलब एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की अपने तरफ जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, जो इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको कि डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो दो डायपोल के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिसकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या जो बारो करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी यहाँ पे डोनेशन वगैरह नहीं हो रही है, मगर यहाँ पे वो पार्शली क्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक और अगर डायपोल आएगा इसी तरह से, ठीक है, एक और अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल आएगा उसमें भी इसी तरह से होगा। ठीक है, उसमें भी इसी तरह से होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिसकेगा और यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव और स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग अभी बनेगी, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, दो डायपोल के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दो डायपोल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दो डायपोल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। सो अभी हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? एक परमानेंट डायपोल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, एक परमानेंट डायपोल के बीच में, एक परमानेंट डायपोल के बीच में और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, देखो अभी जो परमानेंट डायपोल है उसकी तो अपनी पोलैरिटी होगी। ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे इसका स्लाइड नेगेटिव, यहाँ पे इसका स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, से आर्गॉन है। ठीक है, इसकी अपनी कोई पोलैरिटी नहीं है, तो ये इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एक परमानेंट डायपोल के बीच में और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। वट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर? ठीक है, आपने बताना है कि सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है अर्थ के एटमोसफियर की। ऑप्शन ए है एक्सोस्फियर, बी है ट्रोपोस्फियर, सी है मीजोस्फियर और डी है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? शाबाश, लगाओ आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक्सोस्फियर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम भी रखी हुई है ताकि आपको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े और आप आसानी से इन नोट्स से रिवाइज कर लो। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो या आईजी कॉमर्स क्लासेस के। ठीक है, तो मेरे चैनल पे दूसरे दिन ही आपको पीडीएफ मिल जाती है। सो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने बोला अपर मोस्ट, ठीक है, जो भी आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे देखी हमने वो है एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो इसके नीचे कौन सी होती है? आइनोस्फीयर, इसके नीचे मीजोस्फीयर, इसके बीच में देखो यहाँ पे ये है स्ट्रेटोस्फीयर। एक मिनट ऊपर कर लेती हूँ मैं इसको। यहाँ पे देखो ये है अर्थ हमारा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अर्थ है। फिर है हमारी ट्रोपोस्फीयर, अर्थ के ठीक ऊपर ट्रोपोस्फीयर है। फिर है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर है। एक सेकेंड,
देखो यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर है हमारी, ठीक है, और यहाँ पे ये बीच में ओजोन है, ठीक है। अब पूछेंगे कि ओजोन कहाँ पे होती है, ठीक है, ओजोन कहाँ पे होती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। देखो यहाँ तक स्ट्रेटोस्फेयर है और ये हमारी ओजोन है, ठीक है। ये मीजोस्फेयर है यहाँ तक, तो ये है हमारा आइनोस्फेयर, ये है एक्सोस्फेयर, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट की एग्जाम्पल आपने बतानी है। पहले आप मुझे बताओ सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, आप मार्क कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कुछ यूनिट, ठीक है, कुछ सिस्टम होते थे हमारे सीजीएस, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस के लिए फुट्स, पाउंड और सेकंड होता है, एमकेएस के लिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और एसआई यूनिट भी होते हैं कुछ, मैंने नीचे भी दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो एम्पियर दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक करंट का है। कैंडिला दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, चलो ये देखो लेंथ का मीटर है और सिंबल इसका एम रहेगा। मास का किलोग्राम है और सिंबल इसका केजी रहेगा। टाइम का तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है और ए इसका सिंबल रहेगा। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन रहेगा और के रहेगा सिंबल। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करें तो कैंडेला रहेगा और सीडी रहेगा इसका सिंबल। और फिर बात आती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मोल रहेगा, ठीक है, इसका एसआई यूनिट, और MOL से इसको डिनोट करेंगे। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। इन दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल कौन सी है। अगर आप मुझे बताओगे अमॉर्फस होता क्या है, अमॉर्फस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो वो एक सब्सटेंस होता है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। अमॉर्फस क्या होता है, समथिंग जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ जाएगी, शाबाश लगाओ आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड जिसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है क्वार्ट्ज की, डायमंड की और मिका की। तो ये तीनों किसकी एग्जाम्पल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है, ठीक है। इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है इन अजोन विच लेयर इज टर्म्ड एज गुड अजोन, ठीक है। सो गुड अजोन किस लेयर को कहा जाता है, या आप बोल सकते हो कि गुड अजोन जो है वो कौन सी लेयर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर और डी एक्सोस्फेयर। जिसने अच्छे से वो डायग्राम देखी होगी तो वो सीधे से आंसर बता देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में अजोन जो एग्जिस्ट करती है उसको गुड अजोन बोलते हैं, बिकॉज वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, ठीक है। वेरस जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन होती है उसको बैड ओजोन बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, सो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। कैंडिला, एम्पियर और मोल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत बेसिक सा सवाल है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फियर, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है अर्थ के एटमोस्फियर में। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन, जो कि होती है अबाउट 78%। ऑक्सीजन होती है 21%, 0.9% हमारी अर्गॉन रहती है और 0.1 अदर गैसेस रहती हैं, ठीक है, करेक्ट। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश लगाएंगे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डिनोट वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट, ठीक है। इनमें से किसी की डेफिनेशन है ये, बताइए जरा। बता देती हूँ, डिकम्पोजिशन का एक स्टेप है ये। सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लीचिंग इज द प्रोसेस विच डिनोट वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल वो सॉइल के होरिजन में चले जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट, ओके। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन की। ये भी एक डिकम्पोजिशन का स्टेप है जिसमें जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ओके।
So question number 15 is the electrical instrument rheostat is used to control electric current by varying the, ठीक है, rheostat यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल किया जाए by varying the, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, बी कैपेसिटेंस, सी इंडक्टेंस और डी फ्रीक्वेंसी। शाबाश, मार्क करो अपना आंसर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल, या आप बोल सकते हो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो है वो फैरेड होता है, FARAD, और इसको F से डिनोट करते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब बात करते हैं हम इंडक्टेंस की, बिकॉज हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर की टेंडेंसी होती है क्या करने की, टू प्रिवेंट चेंज इन करंट, ठीक है, टू प्रिवेंट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, जो भी करंट इससे पास होता है उसके मतलब चेंज को रोकने की जो कैपेसिटी होती है कंडक्टर की, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ कंडक्टर टू अपोज या प्रिवेंट द चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करेक्ट। इसका जो ऐसा यूनिट रहता है वो रहता है हेनरी, ठीक है, क्या रहता है, हेनरी, और इसको H से डिनोट करते हैं। ये भी हो गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। आई होप सभी को पता ही होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेव्स एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं HZ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, आपने बताना है वेवलेंथ का SI यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है मीटर, देखो हर्ट्ज तो अभी हमने डिस्कस किया, ये तो फ्रीक्वेंसी का है। सेकंड तो टाइम का है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, ठीक है। वाट किसका यूनिट है, बताएंगे जरा आप लोग मुझे, वाट किसका है, पावर का है, ठीक है, पावर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एटॉमिसिटी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, जिसने वो नहीं देखा है वहां पे जाके इसको वो डिटेल में समझ सकता है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी अभी। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम, ठीक है, आप मुझे बताइए कि हीलियम की एटॉमिसिटी क्या होती है। 8 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक है। एटॉमिसिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हीलियम के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब बता देती हूँ कि हीलियम मॉलिक्यूल क्या होता है, जब सेम काइंड ऑफ एटम जुड़ते हैं तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम जुड़ते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम जुड़े हैं तो ये कंपाउंड हो गया। जैसे H2 है, यहाँ पे सेम काइंड ऑफ एटम जुड़े हैं तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम, देखो आप हीलियम को ऐसे ही लिखते हो ना, तो एटॉमिसिटी हीलियम की है 1, ठीक है। अच्छा, किसकी एटॉमिसिटी 8 है, ठीक है, सल्फर की एटॉमिसिटी क्या है 8, उसको S8 की तरह लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं उसको S8। और 1 किसकी थी, हीलियम की। 2 किसकी है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की, ठीक है, 2 किसकी है, हाइड्रोजन की। और 3 किसकी है, ओजोन की, ठीक है, करेक्ट। चारों ऑप्शन ये भी हो गए हमारे। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी, आपने मुझे बताना है कि सोलर एनर्जी, ठीक है, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो किस तरह का जो सोर्स है, एग्जॉस्टिबल है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, या नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। एग्जॉस्टिबल होता है जो खत्म हो जाता है, क्या सोलर एनर्जी कभी भी खत्म होने वाली है, सो ये ऑप्शन क्रॉस हो जाता है। कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल ये दोनों ही सेम है, ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको दोबारा से रिन्यू करने में बहुत समय लग जाता है या वो रिन्यू ही नहीं हो पाते हैं, तो उनको ही कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये तो दोनों सेम ही हुए, तो सोलर एनर्जी तो रिन्यूएबल है, ठीक है, तो रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूल, ठीक है। तो इन दिए के ऑप्शन में से आपने मिनरल फ्यूल की एग्जाम्पल बतानी है। अच्छा, मिनरल को छोड़ो, फ्यूल की एग्जाम्पल बताओ आप,
ठीक है, तो कौन सा फ्यूल है इनमें? ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कोल इज अ फ्यूल। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? ये एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, मैंगनीज तो आपको पता ही है, Mn सिंबल होता है इसका। ठीक है, तो मिक्का तो अभी हमने पढ़ा था, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है, सो कौन सा गैस लॉ वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल के बीच में रिलेशन शो करता है? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? मार्क कीजिए, ए बी सी डी, कौन सा सही रहेगा? ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? यहाँ पे होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यही होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है बताइए जरा? चार्ल्स लॉ में होता है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट पी। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था। अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब गेल लुसाक लॉ में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यही लॉ है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो इन दिए गए ऑप्शन में से आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि किसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी आपने कमेंट करके बताया था, मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े थे और आपने बहुत अच्छे से आंसर किया था। ठीक है, सो इस बार भी आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या है, 22 का क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो सिंपल सा सवाल है, सभी को आता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने ध्यान से सुना होगा उसको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, ओके, सो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहता है वाटर का? ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का? ऑप्शन सी रहेगा ओम। ठीक है, वाट का हमने देख लिया, ये पावर का है। एम्पियर देख लिया, इलेक्ट्रिकल करंट का है। और मो किसका है? कंडक्टेंस का है। ठीक है, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट भी देख लिया। सो गाइस, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर स्टार्ट किए हुए हैं। और इसकी खासियत ये है कि मैं आपको क्लास में ही सारा लर्न करा देती हूँ, प्लस रिवाइज भी करा देती हूँ प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, सो ज़रूर देखिएगा उसको। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।